जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ इस वीडियो को कि ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। इसीलिए मेरे दोस्त, अपनी सोच को मजबूत कीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि सोच मजबूत रहेगा तभी हम कुछ भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लोग अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी सोच से मजबूत होते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई पड़ती थी। तो ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट निकेल से पहले दिखाई पड़ती थी। देखिए मेंडलीव द्वारा जो बनाया गया था आवर्त सारणी, उसमें देखिए जो पहले का जो तालिका ये से तो ये नहीं है, ये मोसले द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी लगभग वही था जो सीरीज दिया गया था, वो सेम सीरीज अभी भी है। तो ये जो निकेल है, उन निकेल से पहले कोबाल्ट आया है। क्या कोबाल्ट है, पर ये जो होता है ना कोबाल्ट इसका जो है परमाणु द्रव्यमान 127 होता है, ये ज़्यादा होता है, और यह जो है 126 के ही आसपास पॉइंट कुछ होता है। तो इस प्रकार से इसके कारण भी मेंडलीव का आवर्त सारणी फेल हो गया था। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या कह रहा है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई देती है। निकेल से पहले दिखाई देता है क्या? निकेल से पहले दिखाई देता है कोबाल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर याद रखिए। अब इसके अलावा भी और कुछ भी मेंडलीव के बारे में पता करना है। देखिए और भी जाना चाहिए। क्या है कि भारों के आधार पर सजाने का काम कौन किया था? परमाणु भार के आधार पर सजाया था मेंडलीव ने। और इसकी और क्या विशेषता है कि इसके समय में ही अक्रिय गैस की खोज हुई थी। क्या हुई थी? अक्रिय गैस की खोज मेंडलीव के समय में ही खोज हुई थी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके समय में अक्रिय गैस की खोज हुई थी? तो मेंडलीव के समय में होता। इसके अलावा और भी मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन इससे कि अन्य तत्वों के लिए जगह भी किसने छोड़ा था? तो ये मेंडलीव ने ही अन्य तत्वों के लिए जगह भी छोड़ दिया था। तो ये भी याद रखिए कि अन्य तत्वों की खोज के लिए किसने प्रेरित किया था कि और भी खोजा जा सकता है? तो मेंडलीव ने ही बताया था कि और तत्व खोजा जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसके बारे में पूछ रहा है। कहता है कि इसमें से 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहता है। तो बिल्कुल सही बात है कि 18 ऊर्ध्वाधर जो ऐसे लाइन होता है 18 को, इसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो इसे समूह कहा जाता है या इसी को वर्ग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। क्षैतिज मतलब ऐसे वाला 7 होती है, लेकिन इसे समूह नहीं बल्कि इसे आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। इसीलिए यह क्वेश्चन का बी गलत हो गया। कहता है इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ नहीं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद करें इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां होती है। क्षैतिज पंक्तियां 18 नहीं बल्कि क्षैतिज पंक्तियां 7 ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डी भी गलत है, बी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किसके रूप में विघटित हो जाती है? अब देखिए इसके बारे में एक समीकरण आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है कि जगह सोडियम क्लोराइड जैसे नमक हो गया NaCl, यही होता है सोडियम क्लोराइड। इसको कह रहा है कि जब जल के साथ आप गठन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? तो इसके साथ जो है NaOH बनता है। क्या बनता है? NaOH। अब प्लस में इससे क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से देखिए तो कौन सा आ गया समीकरण? समीकरण आ गया ए, अर्थात NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 गैस निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा क्या जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड से विलयन के साथ मिला जाता है तो क्या बनता है? देखिए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को क्या हो गया? सोडियम सल्फेट कह रहा है तो मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और ये कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड के साथ अर्थात BaCl2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो कह रहा है कि क्या बनेगा? तो इसमें देखिए बनता क्या है? उत्पाद BaSO4 अब प्लस ये बनता है 2NaCl बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखिए बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। यानी सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराए तो बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन गया? बेरियम सल्फेट प्लस नमक बन गया, यानी कि कह सकते हैं लवण बन गया। तो इस प्रकार से देखिए कौन सा आ जाएगा? बेरियम सल्फेट बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए आयरन ऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3, जो कि हम लोग जंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जंग का फॉर्मूला कौन था? आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं या इसे
कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगा जाता है तो डैश हवा से प्रसार करके, तो मतलब इसमें क्या मिला जाता है, यही पूछ रहा है कि जो हम लोग एलपीजी भराते हैं उसमें क्या मिला जाता है। तो इसमें मिला जाता है देखिए इथाइल मरकैप्टन। क्या हो जाएगा, इथाइल मरकैप्टन। देखिए मिथाइल मरकैप्टन भी होता है, पर यदि इथाइल मरकैप्टन नहीं है तो मिथाइल मरकैप्टन भी सही हो जाएगा। अब मिथाइल मरकैप्टन का ये जैसा क्या है, ये जो है सो कह सकते हैं हम एक तरह से सल्फर का यौगिक है, तो इसका फॉर्मूला भी जान लीजिए कि ये हो जाता है C2H6 और ये हो जाएगा S। तो C2H6S ये हो गया इथाइल मरकैप्टन। यदि मिथाइल मरकैप्टन की बात करेगा तो ये हो जाएगा कितना, CH4S। क्या हो जाएगा, CH4S। इस तरीके से हम कह सकते हैं इथाइल मरकैप्टन हो गया CH4। यदि इसमें इथाइल मरकैप्टन यदि ऑप्शन में नहीं रहता तो मिथाइल मरकैप्टन इसका सही आंसर होता। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यह लाफिंग गैस होता है। क्या होता है, लाफिंग गैस होता है। उसके बाद देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। अब ये बताइए भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और किस कंपनी में हुआ था, ये कंपनी था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी कि UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुआ था। कब, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। और इसमें इसका जो फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C2H3NO। क्या होता है, C2H3NO इसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है वह है मीथेन। कौन सा है, मीथेन, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। देखिए उसके अलावा भी ऑप्शन और देखिए इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। यदि पूछ ले कि आपको एलपीजी में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है तो होती है ब्यूटेन। और दूसरे नंबर पर यदि बात करें तो ये हो जाता है प्रोपेन। क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो बी होगा, लेकिन कहेगा कि पेट्रोलियम में एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है, ब्यूटेन होती है अभी अधिक मात्रा में। और ब्यूटेन का फॉर्मूला यदि पूछ ले तो C4H10। और प्रोपेन का यदि फॉर्मूला पूछ ले तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये याद रखिए फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इथेनॉल। कौन सा होगा, इथेनॉल किया जाता है, ठीक है। और ये जो है अल्कोहल, एल्कोहल का ही तो ये रूप है इथेनॉल। तो जब एथेनॉल दे ही दिया तो एल्कोहल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर एथेनॉल नहीं रहता तो फिर एल्कोहल हम कर सकते थे आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील होता है पारा। क्या होता है, पारा होता है। लेकिन यदि पूछेगा आपको कि मुक्त रूप से पाया जाने वाला, तब हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या होगा, तब जाकर के एल्युमिनियम होगा कि मुक्त रूप से पाया जाने वाला, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। नहीं तो इसमें पूछ रहा है सबसे कम अभिक्रियाशील, तो ये क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये दिया हुआ है कि G/4 पाई आर स्क्वायर, ये किसका सूत्र है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। टी बराबर क्या होता है, टी आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट अंडर होता है L/G। क्या होता है, रूट अंडर L/G। अब देखिए इसके क्या करेंगे, इसको 2 पाई को हम नीचे भेज देंगे, तो लिख सकते हैं इसको T/2 पाई। अब बराबर में लिख सकते हैं रूट अंडर L/G, रूट अंडर L/G। अब देखिए ये जो रूट अंडर है, इस रूट अंडर को यदि बराबर के इस पार भेजे तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर में आ जाएगा, सॉरी ये जो है सर स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर अब बटे में नीचे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/G बच जाएगा। तो हमको यदि फिर G बराबर निकालना हो तो देखिए टी को इधर भेज देंगे और G को इधर भेज देंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन इस अनुसार यदि हम कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L/T स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, L/T स्क्वायर बराबर में आ जाएगा G/4 पाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बक्से में जल की गहराई H तथा A जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर करता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर बराबर होता है रो
रो और उसके बाद GH। तो देखिए जहाँ पर जो रो है वह रो क्या होता है, रो होता है द्रव का घनत्व। क्या होता है, ये होता है घनत्व। और G की बात करें तो ये गुरुत्वीय त्वरण, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। और H जो है, H क्या है, H है गहराई। क्या है, गहराई। तो अब गहराई पर, घनत्व पर और उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, इसी तीन पर निर्भर करेगा इसका प्रेशर। लेकिन इसमें देखिए ये सब दिया हुआ है तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ए पर, एच पर, इस पर, कुछ पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस पर किस पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर तो होता नहीं है, मोटाई पर तो होता नहीं है। देखिए क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्षेत्रफल फॉर्मूला में था ही नहीं। मोटाई पर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से H पर हो सकता है, तो H सिर्फ स्वतंत्र दिया नहीं है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि H अकेले यदि देता गहराई तो हो सकता था इसका ऑप्शन, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ है। तो देखिए एक आदर्श तरल पदार्थ का गुण क्या होता है कि घर्षण रहित हो और असंपीड्य हो। इसके अलावा और भी इसमें असंयन भी रहता तो असंयन भी होता। असंयन मतलब जिसमें संयनता नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से घर्षण रहित, असंपीड्य और असंयन आदर्श तरल का ये गुण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलना क्या होगा, अधिक खतरनाक होगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप जो होता है इसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होता है और गुप्त ऊष्मा के कारण क्या होता है, यह बहुत अधिक खतरनाक होता है। इसीलिए आग से ज़्यादा हम लोग भाप में जल जाते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण, इसका मेन रीजन ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो फिर क्या होगा। तो ये जैसे कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन यदि ये कह दे कि कमरा का भी दरवाजा यदि खोल दिया जाए तब क्या होगा, तो कमरे का दरवाजा भी यदि हम खोल देंगे तब कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो भी ये वातावरण गर्म होने वाला था सभी वो बाहर निकल रहा है तो अपरिवर्तित रह जाएगा। कमरे की वायु में ताप में अपरिवर्तित होगा कब, जब कमरे का दरवाजा भी खोल दे और रेफ्रिजरेटर का दरवाजा दोनों खुला रहेगा तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा ताप में। लेकिन यदि दरवाजा को बंद कर देते हैं और कमरे का दरवाजा बंद है और इसमें जैसे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला हुआ है तब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अपेक्षित आर्द्रता का मान ज़्यादा होता है तब क्या होता है। तो अपेक्षित आर्द्रता जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, बेचैनी भी महसूस होती है और पसीना भी कम निकलता है। क्योंकि देखिए अपेक्षित का मतलब हो गया एक वातावरण से दूसरे वातावरण में तुलना करना। तो जैसे कि मान चलिए आप एसी में बैठे हुए हैं, तो एसी में बैठे हुए तो वहाँ पर जैसे थोड़ी सी बेचैनी भी होगी, क्योंकि वहाँ पर स्वच्छ रूप से मतलब कह सकते हैं कि श्वास नहीं ले पा रहे होते हैं और पसीना भी कम निकलता है और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कपड़े भी आसानी से नहीं सूख पाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कभी कभी बारिश के मौसम में भी देखते होंगे कि क्या होता है कि बहुत अधिक बारिश हो रहा होता है तो उसमें बेचैनी महसूस भी होता है, पसीना भी नहीं निकलता है लेकिन बेचैनी बहुत हो जाता है और आसानी से कपड़ा भी नहीं सूख पा रहा होता है। तो इस प्रकार का बहुत सा मौसम हो जाता है क्योंकि वो जैसे अपेक्षित आर्द्रता का हो जाता है इस कारण से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहता है रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक यानी फ्रीजर इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, देखिए इसलिए लगाया जाता है कि जब गैस, हम जानते हैं कि जब गैस जो है हल्की होती है, क्या गैस हल्की जब होती है तो गैस ऊपर की ओर उठती है, तो कहते हैं ना गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। अब रेफ्रिजरेटर में ऐसे रेफ्रिजरेटर इसलिए ऊपर लगाया जाए क्योंकि ये देखिए शीतल होगा, जब ठंडा होगा पानी यानी कि कह सकते हैं कि वायु या गैस ठंडा होगा तो क्या होगा, नीचे आएगा। क्या होगा, नीचे आएगा। रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटर होता है ऊपर इसको रखेंगे तब ना इसका ठंडा वाला गैस नीचे आएगा। लेकिन यदि मान चलिए कि रेफ्रिजरेटर में हम फ्रीजर को नीचे रख देते हैं तो फ्रीजर को यदि नीचे रख देंगे तो ठंडी हो जाएगी गैस, तो ऊपर जाएगी ही नहीं। तो ऊपर जो भी फल फूल या सब्जी कुछ भी रखे हुए हैं, कोई भी पदार्थ रखे हुए हैं तो ऊपर तक गैस जा ही नहीं रहा है तो ठंडा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो होता है प्रशीतक ऊपर लगाते हैं ताकि जब ठंडी होगी गैस तो नीचे आएगी। क्योंकि गर्म होती है तो ऊपर जाती है, ठंडी होती है तो नीचे आती है। तो ठंडी नीचे आती है तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जब ऊपर रखेंगे तभी वह नीचे आ सकता है। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर में ऊपर फ्रीजर का प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी गैस नीचे आए और जो भी फल फूल रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है तो वह ठंडा हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमने बताया क्या, अगर नहीं बताया तो फिर से बता देते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतर के भाग ठंडा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस के केल्विन पैमाने के तापमान में बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। क्या 273 केल्विन के। अब देखिए इसमें से डिग्री सेल्सियस को बढ़ाएंगे तो केल्विन का मान क्या होगा, धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलेंगे तब क्या करेंगे, इसको 273 जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुना करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए 273 यदि इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें कह सकते हैं कि जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से आगे जाते हैं तो 273 से हमको आगे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मान चलिए कि 5 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 273 को जोड़ देंगे तो यह जो हो जाएगा 273। तब 5 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन में बदल रहे हैं तो 273 जोड़ दिए तो कितना हो गया, तब 5 3 8 निकाल सकते हैं, 278 केल्विन हो जाएगा। इन 5 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 278 केल्विन के बराबर, अर्थात 273 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। तो देखिए स्वैच्छिक मतलब हो गया अपनी इच्छा से जो चीज़ हम कर सकते हैं। तो मेढक का कूदना, मेढक कूदना क्या होता है, ये मेढक तभी कूद सकता है जब उसकी इच्छा होती है। उसके बाद देखिए पेट में भोजन का गति, भोजन का गति क्या अपने इच्छा से होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं, ये अनैच्छिक हो गया। हृदय की धड़कन क्या अपने इच्छा से होता है, नहीं, यह अनैच्छिक हो गया। हाथ का लिखना, हाथ से लिखना क्या होता है, ये तो जब हम चाहेंगे तब लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हाथ का लिखना क्या हो जाएगा, ये स्वैच्छिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए और डी ये दो सही है। तो एडी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक होती है। तो मानव मस्तिष्क में जो है ध्वनि की संवेदना 1/10 अर्थात कह सकते हैं 0.1 सेकेंड होता है। कितना होता है, 0.1 सेकेंड। यदि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कर दे या प्रकाश की भी संवेदना किसी भी चीज़ पर कर दे तो इतना ही होता है, 0.1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है। देखिए मस्तिष्क के साथ जो है पश्च मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है इसमें 3 भाग होते हैं। कितने, 3 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम होता है कह सकते हैं मेडुला, क्या होता है, मेडुला, मेडुला। दूसरा होता है पॉन्स, क्या होता है, पॉन्स। और तीसरा की बात करें तो सेरिबेलम जिसको कहते हैं, हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्या, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। तो अनुमस्तिष्क जो होता है वह तीसरा होता है। तो अनुमस्तिष्क हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया। अनुमस्तिष्क को ही क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। देखिए सेरिब्रम होता है अग्र मस्तिष्क का भाग, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क जो है यह पीछे का भाग होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। अब इसमें देखिए मेडुला का क्या काम है, तो मेडुला का काम अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक में जैसे कि हो गया दिल का धड़कना, क्या हो गया, दिल का धड़कना हो गया, दिल का धड़कना, या फिर कह सकते हैं सांस का चलना, सांस का चलना। उसके बाद रक्तचाप नियंत्रण करना, ये रक्तचाप नियंत्रण करना, ये सब काम है मेडुला का। इसके अलावा भी और भी काम होता है, इसके अलावा भी और भी काम होता है, कह सकते हैं कि मतलब ये श्वसन का काम, दिल धड़कना, सांस लेना, इसके अलावा और भी ज़्यादा क्रियाएं होती हैं, श्वास लेना, भोजन का पाचन करना, ये सब भी नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि कौन सा हिस्सा सांस लेने में नियंत्रण करता है, तब पश्च मस्तिष्क का भाग, इसका मेडुला जो होता है वो करता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला। इसमें तीनों पार्ट्स का याद रखें, मेडुला, पॉन्स और मस्तिष्क। आई होप कि ये सब 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब आज तक अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी तरीके से समझा करके मिलता रहेगा कंटिन्यू। क्योंकि मैंने अभी तक 17 वीडियो बना चुके हैं, 17 वीडियो में लगातार कंटिन्यू में दे रहा हूँ, और ग्रुप डी के एग्जाम तक यह चलता रहेगा एकदम कंटिन्यू। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगा इस तरह के सेट को। चलिए यहाँ तक आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।